इनके एजेंडे में एक ही है कि जाति धर्म की बात करो और उसका राजनीतिक फायदा उठाओ। राजस्थान के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। क्या क्या प्रोविजन उसके अंदर है वो देखिए। यूसीसी की दस्तक। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। भजनलाल सरकार राजस्थान में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की तैयारी में आगे बढ़ चुकी है। सरकार ने यूसीसी विधेयक का प्रारूप भी तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। सरकार का यह दावा है कि इससे सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू होंगे और महिलाओं को ज्यादा अधिकार और कानूनी समानता भी मिल पाएगी। यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण जैसे मामलों में अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह एक तरह का कानून लागू होगा। यूसीसी के प्रोविजंस में विवाह और तलाक का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, बहुविवाह पर रोक, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन और पैतृक संपत्ति में बेटा बेटी को समान अधिकार शामिल है। लेकिन इस कानून को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में चर्चा करेंगे आज यूसीसी पर कि आखिर समान कानून का अधिकार देने वाले यूसीसी पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ सियासी प्रतिक्रिया। यूसीसी भारतीय संविधान की आत्मा को लागू करने का प्रयत्न है। इनके एजेंडे में एक ही है कि जाति धर्म की बात करो और उसका राजनीतिक फायदा उठाओ। अब ये पूर्व की जब सरकारें रही तो किसी ने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। क्या क्या प्रोविजन उसके अंदर है वो देखिए। राजस्थान के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम जो गेस्ट हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वीरेंद्र शर्मा जी जो कि स्टूडियो से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। और जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं अधिश्री जी, बहुत स्वागत है आपका। और हेमंत भाई गोयल जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज जी। सबसे पहले सरकार क्योंकि आपकी वीरेंद्र जी, तो आपके पास ही आते हुए कि आखिरकार मंशा क्या है इस यूसीसी की, और सबसे बड़ी बात क्या 2028 की तैयारी हो रही है? देखिए हर्षदा जी, मैं समझता हूं सभी विषयों को चुनाव से लेकर नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है कि इस देश में एक संविधान है तो एक ही कानून होना चाहिए। धर्म के आधार पर कानून अलग अलग नहीं होने चाहिए, और चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उन सभी के लिए समान न्याय हो और समान कानून हो। उसी आधार पर आगे बढ़ते हुए, और आज का दिन हमारे लिए तो ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, और उनका बलिदान, उनका सर्वस्व अर्पण इसीलिए हुआ था कि वो चाहते थे कि देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 कानून ना हो। इसी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। और मैं समझता हूं आज उनके बलिदान दिवस पर उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि राजस्थान भी देने जा रहा है, जब राजस्थान में समान नागरिक संहिता के लिए एक समिति बनाई गई है। आम जनता से सुझाव लेंगे वो किस प्रकार के नियम इसमें चाहती है, क्या चाहती है, और उनसे एक संवाद स्थापित कर, संभाग स्तर पर संवाद स्थापित कर उनकी जो राय आएगी उसको समावेश करेंगे और उसके अनुरूप कानून बनाएंगे। मैं समझता हूं राजस्थान जिस प्रकार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से संविधान की जो भावना थी, उसका जो प्रारूप था, उसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए और उसी की मनोभाव के अनुरूप राजस्थान में आगे भी कार्य हो, यहां अच्छा न्याय हो, अच्छे कानून हो, इसी के लिए राजस्थान सरकार कार्य करे। भजनलाल जी तो यह भी मानिए कि जब से भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश में, इस 2.5 साल में उन्होंने 36 पॉलिसियां बनाई है। पहला ऐसा प्रदेश है जहां इतनी पॉलिसियां 2.5 वर्ष में बन गई, और एक अच्छा कानून वो लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं सभी राजस्थानी खुशी हैं और गर्व के साथ कह भी रहे हैं कि भजनलाल जी को इसके लिए बहुत बहुत आभार। ठीक है, पौरुष जी, आखिरकार आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या बेटा बेटी को समान अधिकार मिलने में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? हर्षदा जी, देखिए मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए कि जब हमारे भारत देश का एकीकरण हुआ था और जब भारत जो है विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था, तो आप हमारे देश के भूभाग, भौगोलिक परिस्थितियां देखेंगे, सांस्कृतिक परिस्थितियां देखेंगे, तो हमारा देश जो है एक अनेकता में एकता का प्रतीक है। जब सरदार पटेल ने देश का एकीकरण किया तब देखिए कि हर जगह अलग कल्चर, अलग भूभाग, अलग मौसम, अलग जातियां, अलग धर्म, अलग रीति रिवाज। आप और राज्यों को तो छोड़ दीजिए, आप तो हमारे जयपुर जिले का उदाहरण ले लीजिए। आप जयपुर में कोई यदि दिल्ली से प्रवेश करता है तो कोटपुतली वाला इलाका है, वहाँ पे हरियाणा की जो है रीति रिवाज या बोली भूभाष की छाया आ जाती है।
हमारे राजस्थान में कोई भरतपुर से अगर प्रवेश करता है तो भरतपुर वासियों के अंदर जो है वो दौसा की रीति रिवाज या बोली बुबास की जो है उनमें छाया जाती है। इधर से कोई है ना अजमेर इधर की साइड से कोई दूसरे दूदू की साइड से प्रवेश करता है तो अजमेर जिले की जो है छाया वो जयपुर के कल्चर में आती है। जब जयपुर जैसी जगह जो एक सामान्य सा एक राजधानी एक सामान्य सा जिला है, जब उसके अंदर कई तरह के रीति रिवाज है, तो आप कल्पना कीजिए कि जिस समय हमारे देश का एकीकरण हुआ था, सरदार पटेल ने अलग अलग रियासतों के लोगों से बात की। और दूसरी बात, हाँ एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि देखिए एकीकरण हुआ तो जबरदस्ती तो नहीं किया था ना, हमने तो प्रस्ताव भेजा था। जो देखिए फिलहाल हम इतिहास की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन समर्थन कर रहे हैं आप या फिर विरोध कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। देखिए मैं समर्थन विरोध वाली बात नहीं है, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जब हमारे संविधान का आर्टिकल 35 जिसको हम आज 44 के नाम से जानते हैं, जब इसके बारे में जब चर्चा हो रही थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा था कि अभी हमारा देश और हमारे देश का संविधान अभी स्टार्टिंग फेज में है, ऐसा भविष्य में हो सकता है कि सरकारें सभी के ऊपर एक समान रूप से कानून बनाए, परंतु यह नागरिकों की इच्छा के ऊपर होना चाहिए। ये राज्य का पक्ष नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी पर थोपे। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा। हाँ दूसरी बात और कहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी वालों की नीति होती है हमेशा की कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, हिंदुओं के कंधे मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रखते हैं और उसकी गोली का निशाना हमेशा जो है हिंदू समाज होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। मैं आपको इस बिल के खत्म होने से कांग्रेस की पिछली सरकार के द्वारा हिंदू जो कॉमन बिल हिंदू कोड बिल जो लागू किया गया था, देखिए ये उसको भी खत्म करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमने महिलाओं को समान अधिकार देने की बात की थी, हमने महिलाओं को संपत्ति अधिकार देने की बात की थी, हमने सुनिए बाल विवाह पे रोक लगाई। हर्षिदा जी देखिए हंसी के पात्र बन गए मेरे कांग्रेस के। इनसे जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र जी बोलिए। वीरेंद्र जी सत्ता वालों को सुनने की आदत ज्यादा होनी चाहिए, सत्ता वालों को सामने वाले की शंकाओं का निराकरण करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है वीरेंद्र जी ने आपकी बात पौरुष जी वो सुन रहे हैं, लेकिन वक्त भी हमारे पास लिमिटेड होता है, उनको जवाब दे दीजिए आप। पौरुष जी एक सेकेंड, वीरेंद्र जी आप जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं? देखिए हर्षिदा जी मैंने मेरे मित्र को पूर्ण रूप से सुना है, पौरुष जी को पूरा सुना है और उनकी भावनाओं की कद्र भी भारतीय जनता पार्टी करती है, सरकार करती है। इसलिए इनको कहा गया कि आप अपने जो भी राय है अपने सुझाव दीजिएगा, ऑनलाइन भी दे सकते हैं और जब आपके साथ यहाँ पे संभाग स्तर पर जब संवाद होगा उसमें भी संवाद स्थापित कीजिएगा। लेकिन जो बड़ा विषय इन्होंने कहा हिंदू कोड बिल, उस हिंदू कोड बिल के कारण जवाहरलाल नेहरू ने इस्तीफा दिया था, इन्हें मालूम नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू ने इस्तीफा दिया और अंबेडकर जी को अम्बवेदा तक इन्होंने कहा, कांग्रेस ने अम्बवेदा का अंबेडकर जी को, अंबेडकर जी का अपमान किया। और अंबेडकर जी ने जो बता रहे थे पौरुष जी, अंबेडकर जी ने कहा था कि राज्य समाज के तैयार होने पर इसे क्रमिक रूप से लागू करेगा। 75 साल हो गए आजादी को, क्या अभी भी हमारे महिलाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए, लैंगिक समानता नहीं मिलनी चाहिए? क्या अभी भी आप व्यक्तिगत रूप से धार्मिक आधार पर अलग कानून बनाएंगे? क्या इस देश में ऐसा होगा कि एक धर्म के लिए अलग कानून, दूसरे धर्म के लिए अलग कानून? किस प्रकार की समानता देना चाहते हैं? एक तरफ आप अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, दूसरी तरफ बात करते हैं मेरा एक सवाल आपसे आधार पर भेदभाव। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, पौरुष जी आपके पास आऊंगी। आप एक दूसरा विषय और देखिए हर्षिदा जी, ठीक है एक सवाल, एक बार मेरी बात तो सुनिए वीरेंद्र जी, आयोग की वीरेंद्र जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। एक सवाल मेरा है पौरुष जी, एक सेकंड आपके पास भी आऊंगी। पौरुष जी ने कहा कि जो आम जनता है, आम जनता को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या उसके लिए भी जनसंवाद की संवाद किया जाएगा, उनसे परामर्श किया जाएगा? पौरुष जी एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास। पौरुष जी आपकी बारी भी आएगी, वो जवाब भी तो दे रहे हैं आपकी बात का। कांग्रेस का यही है कि जब भी देश में कुछ अच्छा हो पौरुष जी आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है वीरेंद्र जी आप जवाब दीजिए, तुष्टिकरण की राजनीति बंद की। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। पौरुष जी मैं आऊंगी वापस आपके पास। नेहरू जो है पंडित फिर वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है विरोध कर रही है, कैसी उल्टी पट्टी बढ़ाई जा रही है? पौरुष जी एक सेकंड, ऐसे डिबेट नहीं होती है। पौरुष जी एक सेकंड आप रुकेंगे, वीरेंद्र जी आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जब तक चुप नहीं होंगे बिल्कुल वो चुप हो गए, आप जवाब दीजिए कि आम जनता से क्या परामर्श लिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से हर्षिदा जी इसके पीछे भावना यही है और कल भी स्पष्ट किया माननीय मंत्री महोदय ने, उन्होंने कहा कि यह समिति सभी संभाग स्तर पर संवाद स्थापित करेगी और इसके लिए ऑनलाइन सुझाव की भी व्यवस्था की गई है। तो जनता जो अपने सुझाव देगी, जो राय मशविरा होगा, उसी आधार पर जो भी समिति के सदस्य हैं वो न्यायमूर्ति भी हैं, उसमें कानून भी। ठीक है मैं वापस आपके पास आऊंगी वीरेंद्र जी, निर्णय करेंगे। ठीक है वापस आऊंगी हमारे साथ। देखिए हर्षिदा जी इन्हें समझाइए कि तुष्टिकरण की राजनीति नहीं, ठीक है वीरेंद्र जी। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं लगातार, उनका भी रुख कर लेते हैं। हेमंत भाई गोयल जी, सबसे बड़ी बात की जो यूसीसी को आप किस तरह समझ
समझ रहे हैं और क्या नुकसान क्या फायदे इसके देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, अगर मैं उत्तराखंड की बात करती हूँ, गुजरात की बात करती हूँ, जब ये मॉडल लागू किया गया तो कई तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। हेमंत भाई गोयल जी, पौरुष जी आऊंगी मैं आपके पास। हेमंत भाई गोयल जी, हर्षदा जी, देखिए कि कांग्रेस के लोगों को आज हिंदुओं की चिंता हो रही है। इनसे पूछे कभी इन्होंने राजस्थान के इतिहास में कभी अशोक गहलोत ने या कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कभी होली मिलन समारोह सीएम हाउस में मनाया क्या? ये तो हमेशा ईद मिलन समारोह मनाते रहे भाई। तो अब प्रश्न ये है कि ये तो कांग्रेस के लोग संविधान की पौरुष जी एक सेकेंड, पौरुष जी आपकी बारी आएगी, आपको बोलने दिया था मैंने। हेमंत भाई समझा रहे हैं। पौरुष जी एक सेकेंड, पौरुष जी आप अपनी भाषा पे संयम रखिए। वीरेंद्र जी एक सेकेंड, पौरुष जी अपनी भाषा पे संयम रखिए। एक तो यहाँ पर हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं। भाजपा के बैकग्राउंड के लोग हैं, बीच में मत बोलिए पौरुष जी। आपकी बारी आई थी, आप क्यों बोल रहे हैं? और ये मैं डिसाइड करूंगी कौन आ रहा है, गेस्ट कौन नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने पौरुष जी आपकी बारी आएगी, आपको बोलने दिया जाएगा। हेमंत भाई गोयल जी आप बोलिए। बन के बताइए, सार्वजनिक जीवन में क्या उपलब्धि है आपकी, जहाँ पे विश्लेषक बन के बैठे? पौरुष जी, हेमंत भाई जी एक एक करके बोलिए। हर्षिता जी, किसी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ऐसी टिप्पणी नहीं। ठीक है वीरेंद्र जी आप तो एक बार शांत रहिए, आपके पास भी। पौरुष जी आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते यहाँ पर बैठकर। पौरुष जी की आवाज डाउन कीजिए प्लीज। हेमंत भाई जी आप बोलिए। अरे आप कैसे चैनल में मेरे को चैनल में पौरुष जी हेमंत जी आप तो करनी है आज के टॉपिक पे, और कांग्रेस की बुराई लेके बैठे, शर्म आनी चाहिए आपको। पौरुष जी हेमंत जी आप दोनों 2 मिनट चुप रहेंगे, 2 मिनट के लिए प्लीज आप मेरी बात तो सुनेंगे। इस तरह डिबेट नहीं हो सकती है। पौरुष जी हेमंत जी आप 2 मिनट, क्योंकि वक्त बहुत लिमिटेड है, हमें डिस्कशन चाहिए इसका। आम जनता जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा बताया जा रहा है। पौरुष जी आऊंगी मैं आपके पास, और प्लीज अपनी भाषा पर संयम रखें आप। हेमंत भाई जी, तो देखिए संविधान की दुहाई देने का काम कांग्रेस करती है। अरे भाई, संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि भाई पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होने का काम होना चाहिए। ये तो संविधान कहता है। अब कांग्रेस इतने सालों तक शासन करने के बाद देश को समान नागरिक संहिता तो दे नहीं पाई, और आज जब बीजेपी ये काम कर रही है तो आज इनको हिंदू याद आ रहे हैं। अरे भाई, हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, हम बात करें समान नागरिक संहिता। हेमंत जी आपने मेरा सवाल शायद ध्यान से सुना नहीं। हेमंत जी मेरा सवाल ये था कि क्या यूसीसी से क्या नुकसान क्या फायदे हो सकते हैं, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है। देखिए यूसी, हाँ मैं आपको बताता हूँ यूसीसी के फायदे कितने हैं। आज देखिए कि मान लीजिए लिव-इन रिलेशन के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा, लिव-इन रिलेशनशिप के मामले बढ़ रहे हैं, अब ये जरूरी हो जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। और अगर वो पार्टनर्स 18 से 21 साल के हैं तो उनको माता पिता की सहमति जरूरी है। उनके बीच जो रिलेशन बनता है और जो उनके बच्चे पैदा होते हैं उनको भी संपत्ति में, माता पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार होगा। तो तमाम इस तरह के फायदे हैं। और फिर आप तलाक अगर कोई देगा तो तलाक वो कोर्ट के माध्यम से होगा। आप घर बैठे तलाक नहीं दे सकते। जितनी भी खास पंचायतें होती है, जिस तरह से 3 तलाक की बातें हम करते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते। तमाम तरह के जो ठीक है हेमंत भाई जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। हमारे साथ देखिए आदिश्री जी लगातार बनी हुई है, काफी देर से वो इंतजार कर रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता वो हैं, और उनके पास जाते हुए कि आदिश्री जी, क्या ये सामाजिक सुधार के लिए लाया जा रहा है यूसीसी, या फिर इसे आप एक सामाजिक टकराव समझती हैं? क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जो वीरेंद्र जी है वो कह रहे हैं कि सुधार के लिए है, लेकिन एक तरह से लगातार जब से कल से जोगाराम पटेल जी ने इस चीज का ऐलान किया है, ये ऐलान किया गया, उसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। देखिए, मेरे हिसाब से एक नीति निर्देशक तत्व है संविधान का। संविधान में आर्टिकल 44 जो है वो एक डीपीएसपी है, यानी कि जब हमारा संविधान बन रहा था तब हमारे निर्माताओं ने कहा था कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कि उन्हें एक ऐसे पार्ट में डाला गया था जिसमें कभी जब हमारा समाज तैयार होगा उस समय पर लागू किया जाएगा। ठीक है, अब मैं समझती हूँ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पर मेरे हिसाब से जवाब भी दे दिया गया है कि जैसे बहुसंख्यक अल्पसंख्यक वाला जो मुद्दा यहाँ पर उठता है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर वो मुद्दा बिल्कुल भी है। क्योंकि आप पहली बात तो ये कह रहे हैं कि हम सभी नागरिकों से इस बारे में बात करेंगे, हम उनसे फीडबैक ले रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज है। मैं सिर्फ यहाँ पर इतना कहना चाहती हूँ कि जो हमारी समिति है जो ये डिसीजन करती है कि यूसीसी में क्या होना चाहिए,
इसमें महिलाओं का, क्योंकि ये महिलाओं के लिए लैंगिक समानता के लिए आ रहा है, महिलाओं का और अल्पसंख्यकों का अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर वो होगा तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता हमारे फायदे में है। एक राष्ट्र एक संहिता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नागरिक भारत के, किसी धर्म या संप्रदाय के नागरिक नहीं है, तो वो बात यहाँ पर बहुत ज्यादा आ जाती है। और इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक समानता एक साथ चलने वाले सिद्धांत हैं, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सिद्धांत हैं। मेरे हिसाब से धर्मनिरपेक्ष हम तभी बन सकते हैं जब हमारी लैंगिक समानता पूर्ण रूप से आ जाए, क्योंकि धर्म तो पितृसत्तात्मक हो ही सकता है लेकिन कानून नहीं हो सकता। और आई थिंक कि ये जो हमारा सुझाव है ये उसी की तरफ हमें हमारे भारत राष्ट्र को बढ़ा रहा है। ठीक है दृश्य जी। पौरुष जी, अब आपकी बारी आई है। सबसे पहली बात तो ये, मेरा पहला सवाल तो यही है कि क्या यूसीसी का आप समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? और अगर, दूसरा सवाल भी आप सुन लीजिए, उसके बाद आप आराम से बोलिएगा। दूसरा सवाल ये कि अगर आपकी सरकार अभी होती या आप लोग अगर होते तो क्या कोई इसका विकल्प था, या किस तरह से जो ये समान एक तरह का कानून है ये लाया जाए, उसके लिए कोई मॉड्यूल था अलग से कुछ, जो आप अभी विरोध कर रहे हैं? देखिए हर्षिता जी, देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली इस बात को कहना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका अर्थ होता है कि सभी देश के नागरिक जो है वो एक रूपता में रहे, उनके ऊपर एक नियम लागू हो, एक विधान लागू हो, एक संविधान लागू हो। निश्चित तौर पे मैं आपसे इस बात को कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तराखंड की सरकार है उसने भी इस दिशा में आगे बढ़ के पहल की और कानून बनाया। आपको जानकारी है कि वहां पर इन्होंने जो 5 जनजातियां हैं उसको इस कानून से बाहर कर दिया। तो जब आप 5 जनजातियों के ट्रेडिशंस को अलग से रख रहे हैं, देश के यूनिफॉर्म कोड से बाहर रख रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ, इस बात का जवाब दीजिए। क्या इसका नाम परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है? यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो फिर सभी आने चाहिए ना। दूसरी बात, हमारी चिंता है देश के जो हमारी जनजाति जिसको हमारे संविधान ने संरक्षित किया है उसके विवाह, तलाक और उत्तराधिकार। देखिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो देश के क्रिमिनल लॉज है वो तो सबके ऊपर एक जैसे लागू हैं। देश के किसी भी हिस्से में कहीं चोरी होती है, डकैती होती है, हत्या होती है या फिर बलात्कार होते हैं, उसका चाहे कोई जनजाति का व्यक्ति करे, अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति करे, उच्च जाति का व्यक्ति करे, निम्न जाति का व्यक्ति करे, सबके ऊपर समान कानून है ना। परंतु विवाह, तलाक और उत्तराधिकार, ये 3 चीज ऐसी थी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने समस्त अपने नागरिकों को अधिकार दिया। और प्रजातंत्र का मतलब भी ये चीज होता है। आप देखिए तानाशाह या फिर राजा का राज या प्रजातंत्र में क्या फर्क होता है? प्रजातंत्र उसको कहा जाता है कि जहां पे राजा यानी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रजा की इच्छा के अनुरूप चलते हैं, ना कि अपनी इच्छा उन पे थोपते हैं। तो एक रूपता, आप भारतीय जनता पार्टी को ये चीज नहीं करनी चाहिए कि हम सामान्य नागरिक संहिता ला रहे हैं। इनको एक शब्द में लेना चाहिए कि हम एक रूपता नागरिक संहिता लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि समान नागरिक संहिता तो सबको बराबर का अधिकार देती है ना। और दूसरी बात है कि अम्बेडकर जी को बार बार कोट करके कहा जाता है। अम्बेडकर जी की जो हमारे 35वां संविधान, जो अनुच्छेद 35 था जिसको हम आज 44 के रूप में बोलते हैं, उसमें उन्होंने क्या स्पीच दी थी, मैं 2 लाइन की स्पीच पढ़ के देना चाहूंगा। देखिए अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा था कि इट इज परफेक्टली पॉसिबल दैट द फ्यूचर पार्लियामेंट में मेक ए प्रोविजन बाय वे ऑफ पीपल गेटिंग मैरिड बाय द रूल्स ऑफ सिविल कोड, बट इट इज नॉट प्रपोज टू मेक इट कंपल्सरी। उन्होंने, अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये हम आशा करते हैं कि भविष्य में जो हमारी सरकारें हैं वो इस पे कानून बनाएगी, परंतु यह सबकी सर्वसम्मति से होना चाहिए, आवश्यक नहीं है। उन्होंने इस बात को कहा था। और आप कोई भी जो कानून ऐसे हो जो व्यक्ति के निजी जीवन को या व्यक्ति के ट्रेडिशंस को प्रभावित करते हो, वहां पे अगर आप नागरिकों की इच्छा के बिना कोई कानून एक सरकार के पौरुष जी, इच्छा के बिना तो हो ही नहीं रहा। पौरुष जी बोल रहे हैं फीडबैक लेंगे। पौरुष जी, वीरेंद्र जी ने बोला कि फीडबैक लिया जाएगा। जो कमेटी, जो 4 या 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, फीडबैक जरूर लेगी उसका, कि जो भी सुझाव है वो आएंगे। अच्छा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बातों में आपस में विरोधाभास कैसे होता है, मैं उस बात को कहना चाहूंगा। होना तो ये चाहिए था कि पहले भारतीय जनता पार्टी इस टॉपिक पे कमेटी का गठन करती, और कमेटी के गठन में जो है, जो समुदाय जो खास करके प्रभावित होने वाले पक्ष हैं, जैसा मेरा तर्क है कि हमारा आदिवासी, सनातन का आदिवासी संप्रदाय जो भगवान राम की लंका विजय में जिसका एक बहुत बड़ा योगदान था, तो उस महाराणा प्रताप की बात करते तो महाराणा प्रताप की जो अकबर से लड़ाई, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ऐसे समुदाय के प्रतिनिधि अगर आपको आगे बढ़ के कहते हैं कि साहब हम बहुत जंगलों में रह लिए, आपने हमारे को बहुत, ठीक है पौरुष जी। वीरेंद्र जी, एक सवाल ये कि उत्तराखंड मॉड्यूल की अगर बात यहाँ पर हो रही है तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट का कोई डेटा है राजस्थान सरकार के पास कि ठीक है हम आगे और राज्यों में लागू कर सकते हैं? ठीक है पौरुष जी, उस आप ही का जवाब ले रही हूँ, उत्तराखंड मॉड्यूल पे ही जवाब ले रही हूँ मैं। उत्तराखंड मॉड्यूल की बात हो रही है तो क्या कोई पॉजिटिव रिजल्ट का कोई डेटा है राजस्थान सरकार के पास कि हम और राज्यों में लागू कर दें यूसीसी को? देखिए निश्चित रूप से जिस प्रकार से उत्तराखंड में जनजातीय
समुदायों को विशेष छूट दी गई। उसी प्रकार राजस्थान में भी कल मंत्री जी ने स्पष्ट कहा, लगता है पौरुष जी की अभी भी वो राजनीतिकरण और तुष्टिकरण का चश्मा चढ़ा हुआ है, या इन्हें सुनाई भी वही देता। कल पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है कि जनजातीय समुदाय को इससे दूर रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से वही राजस्थान में भी वो नजर आ, केवल उत्तराखंड ही नहीं मेरे मित्र, गुजरात, आसाम और गोवा में तो ये आजादी से पहले से अब तक लागू है, और गुजरात और असम भी इसके और आगे बढ़ गए। वहां समिति पहले से कार्य कर रही है और वो एक प्रारूप बनाने के लिए और आगे बढ़ चुकी है, और वहां भी इसी प्रकार के नियम है। और मैं समझता हूं, देखिए हर्षिदा जी, बहुत अच्छा आपके यहां से जो विशेषज्ञ थे उन्होंने भी बताया, और मैं समझता हूं जब इस देश के संविधान सभा के प्रारूप जब तैयार किया जा रहा था, तब भी उसका मकसद यही था कि देश में एक समान कानून हो, और चाहे किसी भी धर्म के लोग हो उनके लिए कानून एक ही होना चाहिए। अब कांग्रेस ने क्या किया, जो मैकाले ने जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, प्रथम विधि आयोग जब बना था स्वतंत्रता से पहले, तब से लेकर आज तक कांग्रेस उसी को आगे बढ़ा रही थी। और मेरा सवाल और महिलाओं में फूट डालो राज करो की मेरा सवाल उत्तराखंड मॉड्यूल पर था कि क्या कोई ऐसा डेटा है, क्या बदलाव आप क्या देखते हैं, क्या बदलाव आया यूसीसी के बाद? उत्तराखंड की हम बात कर ले तो उत्तराखंड में आप देखिए, वहां जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे थे उन पे विराम लगा है। एक तरीके से हिंदू और मुसलमान के लिए एक कानून है, वहां के लोग समझ रहे हैं आपकी वास्तव में एक समान नागरिक संहिता किस प्रकार जरूरी होनी चाहिए थी। वह राज्य आगे बढ़ चुका है इन विषयों से, और वहां हमें पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार मिल रहे हैं, वहां की महिलाएं भी आगे बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं राजस्थान में भी इसी प्रकार के अधिकार जब महिलाओं को मिलेंगे, उनके सशक्तिकरण की बात होगी। जिस प्रकार 3 तलाक पर विराम लगा, हमने 3 तलाक पे विराम लगाया, तो राजस्थान में भी जब इस प्रकार के कानून बनेंगे तो मुस्लिम महिलाओं की जो प्रगति रुकी हुई थी, या उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, या कांग्रेस के कारण जो उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, धार्मिक मान्यताओं या उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ के कारण उनके ऊपर जो अत्याचार किए गए थे, उन पर विराम लगेगा। राजस्थान को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के कानून बहुत मदद करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कई लोग ऐसे कार्य करते हैं जो समाज के लिए नहीं होने चाहिए। तो मैं समझता हूं जब इस प्रकार का कानून आएगा, राजस्थान निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और भजनलाल जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और साहसिक निर्णय है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने 34 पॉलिसियां लाकर राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ठीक है हेमंत भाई जी, आपके पास आते हुए कि जब से देखिए बीजेपी की सरकार यहां पर आई है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 की हम अगर बात करते हैं, तो शुरू से 3 प्रमुख एजेंडे या उनको मुद्दा कहा जाए वो चलता आ रहा है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, और अब ये यूसीसी हो। 2 चीज पूरी हो चुकी है। अब ये जो तीसरा जो एक तरह से हालांकि कई मुद्दे हैं, लेकिन जो ये 3 मुख्य प्रमुख एजेंडे बताए जा रहे हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में? चाहे हम 2028 की बात करते हैं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, और 2029 यानी कि ठीक 1 साल बाद लोकसभा चुनाव होना है, किस तरह से चुनावों में असर डालने वाले हैं? देखिए हर्षदा जी, मैं इन सारी चीजों को, इन सुधारों को, इन कानूनों को मैं चुनावों की दृष्टि से देखता ही नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट कई बार ये डायरेक्शन दे चुका है कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। लॉ कमीशन भी सिफारिश कर चुका है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। तो ये तो समय की मांग है। जो कांग्रेस काम नहीं कर पाई, उन कामों को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। इससे महिलाओं को सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। मैंने कहा कि इससे लैंगिक असमानता दूर होगी। अरे भाई, शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन आपको कराना जरूरी हो जाएगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन का आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। आप तलाक इस तरह से बिना कोर्ट के माध्यम से नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह की जो चीज है, ये इस कानून के माध्यम से रुक पाएंगी। तो इससे कोई किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, ना मुस्लिमों को डरने की आवश्यकता है, ना हिंदुओं को डरने की आवश्यकता है। कांग्रेस की परिपाटी रही है, उसकी हेमंत भाई जी, फिर भी एक छोटा सा, बहुत छोटी सी लाइन में इसका आंसर दीजिएगा। हेमंत जी, क्या यूसीसी के बाद अगर ये लागू होता है तो सही में आप बताइए, एज ए देखिए राजनीतिक विश्लेषक आप हेमंत भाई गोयल जी हैं, क्या कोई दिक्कतों का या विरोध का सामना जनता की ओर से करना पड़ सकता है? हेमंत जी, आपने सवाल सुना मेरा? उसी दृष्टि से देखना, इस कानून को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सुधारों की दृष्टि से ये कानून बहुत अच्छा साबित होगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। ठीक है, हमारे साथ अधिश्री जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता। पौरुष जी, आऊंगे आपके पास। अधिश्री जी, महिलाओं की हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो यूसीसी है काफी फायदेमंद होने वाला है। कई तरह के बदलाव यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि जैसे वीरेंद्र जी भी कह रहे हैं, उत्तराखंड में भी ये बदलाव देखने को मिले। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पर बात किसी राजनीतिक दल या फिर किसी ध्रुवीकरण की है ही नहीं। यहाँ पर बात है महिलाओं के लिए न्याय की। अगर न्याय पूरे भारत में हो रहा है तो फिर महिलाओं से अलग क्यों रहे? न्याय है तो ये बात क्यों निश्चित करती है कि मैं किस धर्म की हूँ, मुझे कितना न्याय मिलेगा?
चाहे वो फिर पर्सनल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ हो या सिविल लॉ हो, मुझे न्याय इक्वल चाहिए। ठीक है, भारत ठीक है। अभिषेक जी वापस लौटूंगी, वक्त की थोड़ी सी कमी है जी। पौरुष जी आपके पास आ रही हूँ। पौरुष जी आपको क्या दिक्कत हो रही है फिर महिलाओं को अगर अधिकार मिल रहा है तो? नारी शक्ति बंधन की बात करें, जब भी विरोध किया गया बिल को गिरा दिया गया। पौरुष जी देखिए, मेरी आपत्ति ये है कि ना सिर्फ बिल को लाने वाले देश को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि इस बिल की पैरवी करने वाले आपके टीवी स्टूडियो में बैठ करके देश को गुमराह कर रहे हैं। अभी बड़े भाई आप मुझे एक बात बताइए, सुनिए तो सही। और मैं आपके दर्शकों तक फैक्ट पे पहुंच दीजिए। गजब है यार, गजब है यार। मुझे बताओ ठीक है। हेमंत जी आपका वक्त पूरा हो चुका है। हेमंत जी एक सेकेंड, गजब करते हो यार। चर्चा तो होने दो ना, फैक्ट की चर्चा होने दो। आप कह रहे हो विद्या आयोग ने सिफारिश की है, आपको ये नहीं पता कि विद्या आयोग ने उसको प्रपोजल गिरा दिया। कहां से पढ़ के आते हो हेमंत भाई? व्हाट्सएप से बाहर निकलो। आप ही पढ़े लिखे हो, केवल आप ही पढ़े लिखे हो। पौरुष जी, हेमंत जी एक सेकंड, आपका वक्त पूरा हो गया। पौरुष जी आपको क्लोजिंग कमेंट के लिए मैंने बोला है कि क्यों से नहीं बताया है। पौरुष जी हर बार क्यों विरोध किया जाता है? दर्शक जो है एआई का युग है, दर्शक गूगल करेंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसे पौरुष डिबेट तो नहीं हो सकती। आपकी बात ना किसी ने सुनी है, जनता तक कोई आवाज भी नहीं गई है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। नमस्कार। इनके एजेंडे में एक ही है कि जाति धर्म की बात करो और उसका राजनीतिक फायदा उठाओ। राजस्थान के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। क्या क्या प्रोविजन उसके अंदर है वो देखिए।